नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? परसेंटेज, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। हमारे क्वेश्चंस जैसे इनकम टैक्स के हमने क्वेश्चन कर चुके थे, तो उससे आगे आते हैं। अब आते हैं हम उससे आगे, तो क्वेश्चन लगाइएगा सर पहला। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5%, ठीक है, और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई है, फिर त्रिभुज के क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो इसके लिए आपको आना चाहिए सक्सेसिव। इसके लिए आपको आना चाहिए सक्सेसिव का फंडा। तो सक्सेसिव मेथड क्या कहता है? आ जाइए। सक्सेसिव एक तरह से होता है क्रमागत मतलब एक के बाद लगातार किसी चीज में चेंज हो रहे हैं, लगातार किसी चीज में चेंज हो रहा है। जैसे आपने बोल लिया, जैसे चीनी का मूल्य ले लिया, जनसंख्या ले ली, ठीक है। जैसे 2019 में किसी जनसंख्या की वृद्धि 10% हुई, 2019 लिया तो 2020 में 20% होगी। तो आपसे पूछ रहे नेट चेंज या नेट इफेक्टिव चेंज क्या आएगा? तो नेट इफेक्टिव चेंज क्या आएगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है? x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज, ठीक है, प्लस एक्स बाई अपॉन 100। एक्स बाई अपॉन 100। एक्स परसेंटेज मतलब एक्स परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। चेंज जैसे यहाँ ले दें आप एक्स परसेंटेज चेंज, इधर भी चेंज में आ जाएगा आपका। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इसलिए चेंज ले सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जैसे 10%, 20%, इसका नेट इफेक्टिव परसेंटेज क्या होगा? नेट परसेंटेज क्या होगा? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, इसमें क्या 10 और 20, तो 10 ये नहीं चल रहा, इससे देख लीजिए 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 32%। तो यहाँ से आपका नेट इफेक्टिव परसेंटेज कितना आ जाएगा? 32%। जैसे क्वेश्चन है आपको 2019 में कितनी चेंज हुई? 10%। 2020 में 20%। तो नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे जी सर निकाल सकते हैं। अब जैसे आगे ले हम लेते हैं आगे, इससे आगे, जैसे 10% 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, बढ़ी हुई है। नेक्स्ट ईयर मान लो 30% का डिक्रीमेंट हो गया, अगले साल 30% का डिक्रीमेंट हो गया। अब आपसे पूछे नेट इफेक्टिव परसेंटेज क्या होगी? नेट इफेक्टिव परसेंटेज क्या होगी? तो देखो आप बोलोगे सर इसका तो हम निकाल चुके हैं, दो के पेयर के हिसाब से निकाल लो। इसका निकाल चुके हैं, तो क्या निकल के आया था? आप बोलोगे 32%। इसका निकल के आया 32% और 30%, ये तो इंक्रीमेंट हुआ था। 30% का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब इसका नेट इफेक्टिव परसेंटेज निकालें, नेट इफेक्ट परसेंट निकालें, तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 32 प्लस 32 इंटू 30 बाई 100 एक जीरो से एक जीरो, यहाँ से 16 बार 5 बार, एक तरह से 16 48, ठीक है। अब देखो गलती कोई ये मत कर देना, ये डिक्रीज है, तो 32 प्लस माइनस के 30 ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। 32 इंटू माइनस के 30, ये क्या है? माइनस के 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 प्लस यहाँ से 48/5 को हम ले सकते हैं इस तरह से, 5 40, ठीक है, 5 9 45, क्या हुआ? 5 9 45, 3 बचे, 5 6 30, 9.6। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 7.6 माइनस का 7.6 माइनस का परसेंटेज में, तो क्या आ गया आपका? 7.6% डिक्रीजमेंट, 7.6% डिक्रीज। तो नेट इफेक्ट परसेंट आ गया आपका 7.6 डिक्रीज। 7.6 डिक्रीज समझ में आ गया होगा, रब कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की तरफ पर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, लगा दीजिए सर।
तो देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाई 37.5%, ऊंचाई त्रिभुज की 37.5% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, 37.5% इंक्रीज हो गई आधार में। और आपका आधार बेस, आपका आधार 45.45%, ठीक है, 45.45%, ये भी इंक्रीज हो गया। अब देखो, अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू सीधी सादी मिले, जैसे 10%, 20% इस तरह से मिले, तो आप इस फॉर्मूले को आसानी से लगा सकते हो, x + y + xy/100 को। बट आपको ऐसे मिले, फ्रैक्शंस के रूप में मिले, प्रॉपर फ्रैक्शंस के रूप में मिले, जैसे 37.5, ठीक है, 37.5 डेसिमल में मिल गई, तो इस तरह से मिले, तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो आप वो देखो, इसको निकालने का तरीका क्या है, इस पे आ जाइए। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था 10%, उसी को लेके चलते हैं। इंक्रीजमेंट हुआ था 20%, इंक्रीमेंट हुआ था 30%, डिक्रीमेंट हुआ था। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, आप बोलोगे इसकी वैल्यू आई थी आपकी 7.6, यही आई थी क्या, ठीक है। तो देखो 10% पहले साल इंक्रीज हो, तो इसको हम तोड़ते हैं रेशियो में, इसको हम तोड़ के चलते हैं रेशियो में तोड़ेंगे तो 10% इंक्रीमेंट, 10% की वैल्यू 1/10, 1/10, 10 से 11, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 10 से 11, तो पहले साल क्या हो गया 10 से 11, 20% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो 1/5, तो 5 से 6 इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 से 6। नेक्स्ट ईयर 30% की वैल्यू 3/10, 10 से 13, 10 से क्या हो गया 13। तो देखो यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ से आपको क्या निकालना, नेट इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी, ठीक है, नेट इफेक्टिव परसेंट निकालनी। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 13×6 78, 78 × 11, 78 तो 88, 77 और 3 80, 85, 858, तो कितना हो गया 858। बट ये गलती मत कर देना, यहाँ क्या 30% डिक्रीजमेंट, 30% का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कमी हो रही है। तो 10 से कितना हो जाएगा 30% डिक्रीमेंट 7, तो 7 की 42, 42 गुणा 11, 42 गुणा 11, तो 11 दूनी 22, देखो 11 दूनी 22, 11 चौका 44, 46, 462। तो यहाँ से आप निकालोगे कितने का कमी हो रही है, 500 में से 462 घटाओगे, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गए तो 3, 38, कितने पे 500 पे, तो 100 पे कितना हो गया, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, देखो 5 छेंगे 30, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 छेंगे 30, तो ये क्या हो गया, कमी तो हो रही है, कितने की, -7.6% की। तो -7.6% की क्या आ गई, कमी, -7.6% की, इस तरह से आपकी क्या हो गई, कमी, नेट इफेक्ट परसेंटेज क्या हो गया 7.6% की कमी। तो इसी पैटर्न को, इसी मेथड को हम किस पे अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन पे, किस पे अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन पे। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% की इंक्रीजमेंट हुआ, आधार में 45% की वृद्धि हुई, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के एरिया ऑफ ट्राइंगल में कितना इंक्रीजमेंट, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, यह आपको बतानी है। तो देखो हाइट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप बोलोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो देखो 1/2 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, 1/2 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये आपकी क्या है, कांस्टेंट है। हमें लेना देना किससे, इससे। अब देखो बेस, ठीक है, एरिया में पूछा है तो एरिया के लिए हम बेस और हाइट का मल्टीपल ले लें, तो हम यहाँ से आपका एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। जब आप एरिया का रेशियो निकालोगे तो उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखो बेस क्या दे रखा है,
बेस में 45.45% का इंक्रीजमेंट हुआ। आपको दिखाई दे रहा होगा 45.45। 45.45 किसकी वैल्यू होती है? आप बोलोगे सर 1/11। 1/11 की वैल्यू होती है 9.09। 1/11 की वैल्यू होती है 9.09। अब ये 45 है तो 45 कैसे आएगा? 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 45.45। तो 5/9 तो बेस, देखो एक बार मैं पूरा बता देता हूँ फिर बताते हैं इसको कितने मतलब आसानी से कैसे करते हैं। तो देखो बेस बढ़ा आपका कितना 45.45। किसकी वैल्यू है? 5/11 की। 11 से 16 हो गया, बेस हो गया 11 से 16। आगे देखो हाइट 37.5। 37.5 कितने की वैल्यू होती है? आप बोलो 1/8। 1/8 की वैल्यू 12.5। 1/8 की 12.5 तो 3/8 की 37.5। इंक्रीमेंट हो रहा है 3/8 में इंक्रीमेंट हो रहा है तो 8 से कितना हो जाएगा? 11। 8 से कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 11। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ट्राइंगल की, ठीक है, रेशियो आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, इनका मल्टीप्लाई कर दो 88। या देखो यहाँ से ये कट रहा है 8 दूनी 16, 1/2 क्या आ गया? 1/2। तो आपसे पूछा है इसके एरिया में, इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल में कितना परसेंटेज वृद्धि हुई, कितने परसेंटेज वृद्धि हुई। तो कोई एक चीज दुगनी होगी, मतलब कोई चीज अपने आप दुगनी होगी तो दुगनी होने के लिए क्या होगी? वो 100%। कितनी वृद्धि होगी उसमें? 100%। या ऐसे ले लीजिए, ठीक है, एक का चेंज कितने पर हो रहा है? 1 पे, तो 100 पे कितने का होगा? 100%। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 100%। इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 100%। आपको इतना करना नहीं है, आपको इतना करना नहीं है, आपको करना क्या है? देखो आपको करना ही है, आपको पता है आपसे पूछा है त्रिभुज के एरिया में, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो? यदि इन बेस और हाइट का हम मल्टीप्लाई कर दें तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो देखिए हम करेंगे क्या, बेस 45.45 मतलब 45.45 कितने की वैल्यू होगी? अभी बताया था 5/11 की। तो 5/11 इंक्रीज हो रहा है तो 11 से 16, 11 से 16। हाइट 37.5 कितने की? 3/8 की। इंक्रीज हो रहा है 8 से 11, तो 8 से 11। यही तो रेशियो आ गया किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। यही रेशियो आ गया 11 से 11, 8 दूनी 16। कोई चीज 1 से दुगनी, ठीक है, कोई चीज दुगनी हो रही है तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी इसमें? 100% की। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 100% की। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए सभी लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है, वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण 45% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी क्या होगी? तो उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी क्या होगी? ठीक है, क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी आपसे पूछी। तो देखो आपको पता होना चाहिए वर्ग का विकर्ण। सबसे पहले वर्ग के विकर्ण के बारे में पता होना चाहिए, फिर एरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो वर्ग का विकर्ण, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर 45% का क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। तो उसके एरिया में कितनी परसेंट की कमी आएगी? उसके एरिया में कितनी परसेंट की कमी आएगी, यह है क्वेश्चन है। तो करना क्या आपको? करना क्या? देखो आप सभी को पता होगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? सबने पढ़ के आए होगा a√2। देखो वर्ग स्क्वायर जिसकी चारों भुजा सेम हो, ए, तो ये होता है विकर्ण। तो ये कितना आ जाता है? a√2। तो a√2, तो हमें √2 से कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। √2 से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना a से, इसकी साइड से हमें लेना देना है, इसकी साइड से। तो वर्ग का विकर्ण 45% डिक्रीमेंट हो गया, 45% की कमी होगी। 45% 5%, 1/20, 45% 9/20। तो 20 से 9 की कमी होगी तो कितने? 20 में से 9 जाएंगे तो आप बोलोगे 11।
कमी हुई, तो ये किस में हो, ए, वर्ग के विकर्ण में कमी हुई, हमें चाहिए ए, तो ए में कमी हुई 20 से 11 की, तो हमें चाहिए क्षेत्रफल। इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो हम इसकी साइड का स्क्वायर निकालोगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, तो कितने परसेंट की कमी आई। देखो या तो आप ऐसा करो, देखो परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, कोई चीज़ 100% पे, किसी चीज़ को 100% पे निकालते हैं तो वही क्या होती है परसेंटेज, वही क्या होती है परसेंटेज। या तो इसे 100 बना लो, या तो इसे 100 बना लो, या सीधा जैसे 400 में से 121 कितने कम हुए, बट 400 × 100 करके निकाल लो। तो देखो यदि हम इसमें 1/4 से इधर गुणा कर दें, 1/4 से इधर कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 100, ठीक है। 1/4 से इधर गुणा कर दें, कहने का मतलब 4 से हम 4 से भाग दें, 121 में 4 से भाग दें तो ये 100 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 4 × 12 30.25, 30.25, तो देखो कितने परसेंट की कमी हुई, आप बोलोगे 69.75 की, 69.75% की क्या हो गई कमी, 69.75% की क्या हो जाएगी कमी। क्वेश्चन लगाइएगा, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 20। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। देखो यहाँ क्या है इसको बता देता हूँ। देखो कोई चीज़ परसेंटेज निकालते हैं तो कितने पर निकलती है 100 पे, कोई चीज़ जैसे परसेंटेज निकालनी है तो वो किस पे निकलती है 100 पे। तो हमें इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर दें, तो इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 100। इधर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 30.25। अब इसमें यही तो पूछा है कितने का डिक्रीमेंट हुआ, कितने की कमी हुई, तो कितने की कमी हुई, आप बोलोगे 69.75 की, 69.75 की, यही क्या हो गया परसेंटेज चेंज। ठीक है, समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है और चौड़ाई 11% बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल परिवर्तित होगा, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का चेंज आएगा, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, नोट डाल के लिख लीजिए, सभी लोग नोट डाल के लिख लीजिए। जैसे मान लो कोई वस्तु को, जैसे हम 10% लेके चल रहे हैं, 10% का किस में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और 10% का ही उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, 10% की उसमें वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है। तो आप आपसे पूछे नेट इफेक्टिव परसेंटेज क्या हो गया, नेट इफेक्टिव परसेंटेज क्या होगी, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 10% का बढ़ा, 10% कम हुआ, प्लस 10 × -10/100। तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये तो 0 हो गया, तो क्या आएगा आपका, आप बोलोगे सर 100/100 माइनस का 1%, माइनस का 1%, तो कहने का मतलब क्या है 1% की कमी हो रही है, 1% की कमी हो रही है। तो नोट डाल के लिख लीजिएगा, जब परसेंटेज सेम हो, कहने का मतलब जितना बढ़ रहा है उतना घट रहा है, जितना बढ़ रहा है उतना घट रहा है, तो उसमें हमेशा क्या होगा कमी होगी, उसमें हमेशा क्या होगा कमी होगी। तो देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो गया है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसे मान लो x% का इंक्रीमेंट हुआ, x% की कमी हो गई, तो नेट इफेक्टिव परसेंटेज क्या आएगा, देखो x प्लस माइनस x प्लस x इंटू माइनस x/100, तो ये तो कट ही जाएंगे, तो क्या आ जाएगा -x²/100%, -x²/100%, तो क्या होगा हमेशा उसमें कमी होगी, हमेशा उसमें कमी होगी। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि आयत की लंबाई 11% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 11%, देखो ये आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है, उसकी चौड़ाई 11% बढ़ जाती है, तो उसका क्षेत्रफल परिवर्तित होगा, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का चेंज होगा। ठीक है, तो देखो 11 बढ़ रही है, 11 कम हो रही है, तो
तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। स्टैंडर्ड फार्मूला में क्या होगा, हमेशा कमी होगी कितने की, एक्स स्क्वायर बट्टे 100% की। तो एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक तरह से 11 होगी, तो 11 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 121। तो कितने की कमी होगी, 1.21% की। 1.21% की क्या हो जाएगी, कमी। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। देखो 11% बढ़ रहा है, ठीक है, 11% बढ़ रहा है, 11% ही घट रहा है। ये तो +11 इंटू -11/100, तो ये तो कट ही जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1.21% की कमी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसको मैं अब रब कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सब। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घनाभ में अगर लंबाई 63.63% बढ़ जाती है और चौड़ाई 41.2/3% कम हो जाती है, तो ऊंचाई कितने परसेंट बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर बना रहे, ताकि आयतन कांस्टेंट रहे। तो देखो मैं नोट कर देता हूँ, एक घनाभ में अगर लंबाई कितनी दे रखी है, घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर 63.63%। 63.63% घनाभ की लंबाई दे रखी है। एक घनाभ है आपका 63.63% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आगे क्या कह रहा है, और चौड़ाई विड्थ 41.2/3%, 41.2/3% कम हो जाती है। तो ऊंचाई कितने परसेंट बदलनी चाहिए, ऊंचाई के बारे में आपसे पूछा। ऊंचाई कितने परसेंट कहते हैं, देखो द हाइट शुड बी चेंज, कितने परसेंट बदलनी चाहिए ताकि आयतन स्थिर बना रहे, बी कांस्टेंट रहे। तो देखो करना क्या है आपको, की पॉइंट कहाँ से पकड़ना है, की पॉइंट आपको कहाँ से पकड़ना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घनाभ, ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आपको पता होना चाहिए आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ, ठीक है, घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, L × V × H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ये होता है, ठीक है। अब आ जाइए, कहना क्या चाह रहा है, आपको निकालना है वॉल्यूम रखना है कांस्टेंट LBH, वॉल्यूम को रखना है आपको, क्या रखना है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले देखिए L और B, सबसे पहले लंबाई 63.63% इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए 63.63 आया कैसे, तो आपको पता होना चाहिए 1/11 की वैल्यू 9.09, 1/11 की वैल्यू 9.09। यदि हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 63.63 हो जाएगी, 63.63% हो जाएगी। तो कितने की वैल्यू आ जाएगी, 7/9 की। अब इंक्रीज हो रही है तो 9 से कितना हो जाएगा, देखो इंक्रीज हो रही है तो इसमें कितना हो जाएगा, इस मार्कर का यूज कर लेते हैं। 9 से 7 का इंक्रीज हुआ 15, तो 9 से 15 विड्थ, पहले 9 थी अब इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 15। विड्थ 41.2/3%, 41.2/3% किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये आपको रटी होनी चाहिए, मतलब देखो और पता हो कि कौन सी वैल्यू है। ये नहीं कि आप निकालने लग जाओ, 41.2/3। तो आपको पता है 1/12, 1/12 की वैल्यू होती है 8.1/3%, 8.1/3। आपको चाहिए 41.2/3, तो 5/12 की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं। आप बोलोगे जी सर क्या है, कमी हो रही है, तो 12 से 5 की कमी हो रही है 7, 12 से 5 की कमी हो रही है 7। अब आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। हाइट के बारे में आपसे पूछा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब रह सकता है, तो देखो ये वॉल्यूम कांस्टेंट कब रह सकता है, जब ये दोनों के मान सेम आए, जब इन सब जैसे L × B × H इधर सेम आए इधर भी सेम आए, तभी तो कांस्टेंट रह सकता है। तो कहने का मतलब देखो ये कौन सा कंसेप्ट बन जाएगा, A × B = C कांस्टेंट रखा हमने,
सी को हमको रखना है कांस्टेंट। यदि ए बढ़ेगा तो बी कम होगा, बी बढ़ेगा तो ए कम होगा, ए बढ़ेगा तो बी कम होगा, बी बढ़ाएगा तो ए कम होगा। तो कहने का मतलब जो ए का मान आएगा उसका जस्ट रिवर्स किसका मान आएगा? बी का। उसका जस्ट रिवर्स किसका मान आएगा? बी का। तो कहने का मतलब जो एल और बी का मान आया उसका जस्ट रिवर्स एच का मान आएगा। जो एल और बी का मान आया है उसका जस्ट रिवर्स, ठीक है, उसका जस्ट रिवर्स किसका मान आ जाएगा? एच का। तो देखो एल और बी का मान क्या आया? 9 × 12, या इसको काट लो, देखो 9 × 12, तो इसका जस्ट रिवर्स क्या आ जाएगा? किसका मान आ जाएगा? इसका, एच का, एल और बी का। तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 15 × 7, इधर क्या आ जाएगा? 9 × 12, 9 × 12। अब देखो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं? हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर फुलफिल कर रही है। अब फुलफिल कर रही है तो आपसे पूछा है एच के बारे में, ठीक है, कि हाइट में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो देखो पहले हाइट थी आपकी 15 × 7, अब हाइट कितनी हो गई? 9 × 12, 9 × 12। तो ये हाइट का रेशियो आया कि नहीं? आप बोलोगे जी सर हाइट का रेशियो आया। काट लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो 7 × 5 = 35, यहाँ से कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 36। तो कितने का चेंज आया? तो आप बोलोगे सर 1 का चेंज आया, कितने पे? 35 पे। तो 100 पे कितने का चेंज आएगा? अब देखो एक और चीज़, ऑप्शन यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हो कि इसमें इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी, वृद्धि वाले ऑप्शन ही ठीक होंगे, जिसमें कमी है वो ऑप्शन नहीं होंगे। क्वेश्चन लगाइएगा। तो देखो क्वेश्चन में कौन से ऐसा कुछ इसने दे नहीं रखा है बस। तो इसको करेंगे तो कैसे? देखो 5 × 7 = 35, 5 से कितना बार गया? 20 बार। तो 20/7, 7 दूनी 14, 2 से ही 6/7%, 2 से ही 6/7% का क्या आ जाएगा? चेंज। 2 से ही 6/7% का क्या आ जाएगा इसमें? चेंज, ठीक है, 2 से ही 6/7% का क्या आ जाएगा इसमें? चेंज। यही आ रहा है कि नहीं? अब क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए हम पर कमी क्या होंगी, देखते हैं, चेक करते हैं। लंबाई है 63.63%, ठीक है, बी है 41 से ही 2/3%। 63.63 की वैल्यू क्या हुई? आपसे 1/11, 7/11, 11 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 11 से हटा रहा है। तो देखो लंबाई, तो ये हम पर गलती हो गई, तो ये क्या हो जाएगी? 11 से 18, 11 से 18, शायद यही गलती है। तो देखो 11 से 18, तो ऊपर क्या आ जाएगी? 18 × 7, 18 × 7 और 11 × 12, 11 × 12, 18 × 7 पूरा कर देता हूँ, 18 × 7 इधर 11 × 12। तो देखो 6 दूनी 12, 6 × 18, तो कितना हो गया? 7 × 21, 22, 1/21 कितने पर? 100 पे। तो 21 चौका 4, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इस तरह से आपका? 21 चौका, देखो बी तो होगा नहीं, 4.09, क्योंकि 4 से ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से? 4.76%, 4.76% क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हमारी गलती कहाँ हो गई थी? हमने ले लिया था ये 1/9, जबकि मैं बता के चला था, बोला कुछ था, लिखने में कुछ हो गया। तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड समझ सकते हो अपने आप, ठीक है। जैसे 11 से 18, क्यों? 7/11 हुआ, तो 11 से 18, 11 से 18 का क्या हुआ? चेंज हुआ। समझ में आ गया होगा? रब कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है। इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट कर देता हूँ मैं। एक सिलेंडर की त्रिज्या, ठीक है, सिलेंडर के बारे में 120% बढ़ जाती है, ठीक है,
सिलेंडर के बारे में बोल रहा है, और इसकी ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है। इसकी ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है। इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछिए। तो देखो क्वेश्चन हटा दीजिए। क्या कह रहा है, एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है, हाइट में 40% की कमी हो जाती है, तो उसके आयतन में कितना चेंज हुआ ये पूछा है, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है यही पूछा ना। तो देखो कुछ नहीं, आपसे पहले सिलेंडर का आयतन आपको पता होना चाहिए। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना है आर स्क्वायर एच से, आर स्क्वायर और एच से। तो देखो पहले मैं पूरा बता देता हूँ। रेडियस 120% बढ़ जाती है, 120% बढ़ जाती है। तो या तो देखो ऐसे कर लो, या 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, 20% की वैल्यू 1/5, यहाँ 120 है तो 120% की वैल्यू 6/5। तो रेडियस आपकी बढ़ जाती है कितनी, 6 से 6/5, 6 से 11 हो जाती है। अब क्या कह रहा है, हाइट 40% कम हो जाती है। हाइट कितनी हो जाती है 40% कम, 4/10, 4/10 कहने का मतलब 10 से कम कितनी हो जाती है 6। अब आपको चाहिए आर का स्क्वायर, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको चाहिए आर का स्क्वायर, तभी तो आप वॉल्यूम का क्या निकाल पाओगे, रेशियो। तो आर, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आर का स्क्वायर चाहिए आपको, तो ये इधर ही कर देता हूँ। 6 का स्क्वायर 36, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकल आया, इनका मल्टीप्लाई करना। तो देखो 6 से 36, तो 6 इंटू 1210, 6 इंटू 1210, इतना ही आया कि नहीं, यही आया कि नहीं। तो कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई यहाँ से देख लीजिए। देखो 120 कोई गलती तो नहीं है, देख लीजिए 120%, तो 120%, 20% की वैल्यू 1/5, 120% की वैल्यू 20 की 1 6/5, तो 5 से कितनी हो गई 11, 5 से कितनी हो गई 11। ठीक है, तो ये गलती हमने फिर कर दी, 5 से 11। ठीक है, अब आर स्क्वायर निकालना, तो 25 और ये 121, ये 121। अब हमें करना है इनका मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 250, ये क्या आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 726। तो कितने की वृद्धि हुई, आप बोलोगे 6, 12 में से 5 गए 7, 6 में से 2 गए 476 की, कितने पे 250 पे। तो 100 पे कितने की हुई, तो देखो 25 से 4 बार, यहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए जीरो की जगह, 4 छिक्की 24, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 चौका 16, 19, 190.4, 190.4% की। तो 190.4% की क्या आ जाएगी वृद्धि, क्योंकि 250 से 726 हुआ है, तो 190.4% की क्या आ गई वृद्धि। तो ऑप्शन लगाइएगा सर। तो इस तरह से आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आपको देखो इतना नहीं करना, आपको करना क्या है वो उस पर आइए। आपको वॉल्यूम पता है पाई आर स्क्वायर एस, पाई से कोई लेना देना नहीं, आर स्क्वायर 120% की वैल्यू, 20% की वैल्यू 1/5, तो 120% की वैल्यू 6/5, 5 से 11 स्क्वायर में चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 से 121, तो 25 से 121 आर का आ गया। एच 40% कम हो रहा है, 4/10, 10 से, ठीक है 10 से कितना कम हो गया 4 है 6, तो यहाँ से देख लो 250, यहाँ से आप निकाल सकते हो 6 दूनी 12, 726, तो कितने का इंक्रीमेंट आया, आप बोलोगे 6, 5 में से 2 गए, देखो 6, 12 में से 5 गए 7 और 4, कितने पर 250 पे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कितना आया था आपका आंसर, इस तरह से आया था 190.4%, 190.4% आपका इंक्रीमेंट हुआ था, यही आपका आंसर था। समझ में आ गया होगा, और अब कर देता हूँ।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आइएगा सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको मैं रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई को 15 से ही 5/13% कम किया जाता है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है, किसका, बेलन का आयतन कितना बढ़ जाता है, 43%। ठीक है, 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई की क्या कह रहा है, 15 से ही 5/13 15 से ही 5/13% क्या हो रहा है, कम हो जाती है। 15 से ही 5/13% कम किया जाता है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परसेंट चेंज आएगा, तो बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज परिवर्तन आएगा, यह ज्ञात करना है। क्वेश्चन हटा दीजिए। तो देखो बेलन का सबसे पहले पता होना चाहिए आपका वक्रपृष्ठ क्या होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है आपका 2πRh। 2πRh, तो देखो हमें 2π से कोई लेना देना नहीं है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। हमें लेना देना R और S से, हमें लेना देना R और S से। अब देखिए इधर आइए, तो इधर क्या कहता है, वॉल्यूम है 43%। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलोगे सर वॉल्यूम होता है πr²h। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलोगे सर πr²h। ठीक है, πr²h। तो पाई से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, पाई से हमें कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना है r²s से, हमको लेना देना है r²s से। तो देखो बेलन का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो रहा है, 43% इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम कितना 100 था पहले, इंक्रीज होके अब कितना हो गया 143। अब देखो इसको मैं रब कर देता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है r²h, पाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पाई r²h होता है, तो r²h की वैल्यू क्या हो गई 100 से 143%। हाइट उसकी 15 से ही 5/13% कम हो जाती, तो 15 से ही 5/13% की मीनिंग क्या हुई, तो आप बोलोगे सर 15 से ही 5/13, 1/13 की वैल्यू आपको पता है 7 से ही 9/13, 1/13 की वैल्यू देख 100/13, 13 7 91, 7 से ही 9/13, तो 2/13 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15 से ही 5/13%, 15 से ही 5/13%। तो आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो देखो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी आपकी कितनी 2/13, कम हो रही है 13 से 11, तो हाइट क्या होगी आपकी 13 से 11। आप यहाँ से आसानी से r की वैल्यू निकाल सकते हैं, r का रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं कहीं r² का, आप बोलोगे जी सर। अब इसमें हम डिवाइड कर दें, देखो इसमें हम डिवाइड कर दें तो h से h कट जाएगा, r² का रेशियो आ जाएगा। r² का रेशियो क्या आ जाएगा, देखो हमें डिवाइड करना है तो क्या कीजिए, कैंची गुणा कर दीजिएगा, आप कर दीजिएगा कैंची गुणा। यदि सीधा सीधा कट रहा हो तो सीधा सीधा काट दो, नहीं तो आप कैंची गुणा कर दीजिएगा। तो देखो 100 × 11 अनुपात 13 × 143। अब देखो 11 से 11 × 11 बचे 3 13 हुए, तो ये क्या आ जाएगा 100, ये क्या आ जाएगा 169। तो यहाँ से r² की जो आपकी वैल्यू आई वो आई 100 और 169। अब आपको पता है ये किसके स्क्वायर है, ये 10 का है और ये किसका 13 का। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/13, यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10/13। अब आपसे पूछा बेलन के वक्रपृष्ठ में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा, बेलन के वक्रपृष्ठ में कितना परसेंट चेंज आएगा, ये चीज़ आपसे पूछा है। तो आपको पता है r × h, आपको पता होना चाहिए r × h की वैल्यू। तो देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ r × h क्या आ जाएगा, तो देखो r × h, पहले आपका r था 10, ठीक है, 10 से कितना हुआ 13, 10 से कितना हुआ 13, h की वैल्यू 13 से 11, तो 13 से 11, ठीक है। तो यहाँ से 13 से 13 कट जाएगी, यही हुआ ना h की वैल्यू 13 से 11, तो 10 से 11, तो कितनी हो जाएगी, 10 से 11 कितने का चेंज आया, आप बोलोगे 1/10 × 100। तो 1/10 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 10%। तो
तो इस तरह से कितने का चेंज आया, 10% इंक्रीज हो जाएगी। 10% वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बेलन का वक्र पृष्ठ 10% इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था आपको, सीधा बस इसमें यह पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है। यदि आपको ये पता हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ते हैं कल। और जितना भी मैंने आज पढ़ा है सबको रिवाइज करना है, सबको रिवाइज करना है। ये आपकी क्लास है 11वीं क्लास। ठीक है, ये कौन सी क्लास है आपकी, 11वीं क्लास है। अभी इस तरह से हम परसेंटेज, ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो आपकी परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन, ठीक है, सीजीएल मेंस हुआ कहीं से भी कोई भारत से आ जाए, इसलिए आराम से लेके चलेंगे। अभी इसकी काफ़ी क्लासेज होंगी, परसेंटेज की अभी बहुत क्लासेज हैं। ठीक है, तो आप हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को कवर करते हुए सीधा चलेंगे। हमको कोई जल्दी नहीं, जैसे कि एक दो टॉपिक कराया और परसेंटेज कंप्लीट, हमें ऐसा नहीं करना है। हम पूरा ऐसा लेके चलेंगे, एक बार पढ़ना है, बार बार हमें नहीं पढ़ना है, तो उसको पूरे को कंप्लीट कराएंगे। ऐसा कोई टाइप नहीं होगा जिसको हम नहीं कराएंगे, हर टाइप मिलेगा। आप कहीं से कोई सी बुक से कर सकते हो। एक बार यहाँ से जो भी मैंने कराया उसको पहले यहाँ आप रिवाइज कीजिएगा, फिर कहीं से भी आपके पास जो भी क्वेश्चन हो, जो जो मैंने टाइप करा दिए लगा सकते हो, आसानी से करोगे विदाउट पेन पेपर। देखो टिक करो, इतना टाइम नहीं लगेगा। मेरे को आप लोगों को समझाना पड़ता है तो इसलिए इस टाइम लगता है, बट आपको टाइम नहीं लगना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको रिवाइज करना है। और जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपको, जैसे अभी हमारी कौन सी क्लास चल रही है, 11वीं क्लास है, तो जल्दी से जल्दी और क्लासेज प्रोवाइड कराएं और इसके अलावा और सब्जेक्ट को भी प्रोवाइड कराएं। तो सबसे पहले करना क्या, आपको जो भी नया लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं हम कल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू, बाय।